Hello bachcho, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss concurrent forces. ये हमारा एक नया कंसेप्ट है concurrent forces. बच्चों, हम जब चैप्टर नंबर 4 स्टडी करते हैं, मोशन इन अ प्लेन स्टडी करते हैं, तो हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर कई तरह के होते हैं, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो उसमें वेक्टर का एक जो कैटेगरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरंट वेक्टर्स। तो बच्चों, हम कॉनकरंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं? ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, तो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं कॉनकरंट वेक्टर्स। बच्चों, आपको पता है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी है कि ये जो फोर्स है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मींस जो कंसेप्ट वेक्टर्स पे अप्लाई होंगे, सेम कंसेप्ट हम फोर्स पे अप्लाई करेंगे। तो कॉनकरेंट फोर्स क्या होगा? तो ऐसे सभी फोर्स जो अपनी इफेक्ट कोई एक कॉमन पॉइंट पे लगा रहे हैं, और वी कैन से ऐसे सभी वेक्टर्स जो एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, वो सभी वेक्टर्स को हम कॉनकरंट वेक्टर्स बोल सकते हैं। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज दिस, ऑल द फोर्सेस आर नोन एज कॉनकरंट फोर्सेस। फिर से एक बार, ऐसे सभी वेक्टर्स जिसके लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, उन सभी वेक्टर्स को हम, उन सभी फोर्सेस को हम कॉनकरंट फोर्सेस बोल सकते हैं। और वी कैन से, और ऐसे भी हम कह सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सभी फोर्सेस जो एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट करते हैं, उन सभी फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं? कॉनकरंट फोर्सेस बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने हमें मोशन रिगार्डिंग जो फर्स्ट लॉ दिया था, उसमें हमने बात की थी कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो वो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। What is the meaning of zero net acceleration? किसी बॉडी का अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मीनिंग क्या होगा? एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज या तो डिक्रीज, इन शॉर्ट चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन बॉडी है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। Okay, so according to Newton's first law of motion, if the net force acting on a body is 0, the net acceleration of that particular body also will be 0. Means बॉडी अगर स्टेडी पोजीशन में है तो अपनी जो स्टेडी पोजीशन है, स्टेडी स्टेट है अपना, वो मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मीन्स उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, मीन्स वो वही वेलोसिटी से, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहेगा। अब बच्चों देखो, हमने बात तो की कि कॉनकरंट फोर्स क्या होते हैं, बट अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो हमने ऐसे भी बात की, वो बॉडी जो स्टेडी पोजीशन में है तो स्टेडी पोजीशन में रहेगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो मोशन है उसको मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। ओके, अब बच्चों हम 3 डिफरेंट केसेस, एक्चुअली नॉट केसेस, बट हमने 3 ऐसे केसेस लिए हैं, हमने बनाए हैं, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। When resultant force acting on a particle is 0, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, हमने यहाँ अभी डिस्कस किया, then particle is said to be in equilibrium। बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वर्ड इक्विलिब्रियम, उसको ध्यान में रखना।
व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी की जो पोजीशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी स्टेडी स्टेट में ही रहेगी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मोशन कर सकती है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाली जो मोशन है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम। बच्चों, इक्विलिब्रियम का सिंपल मीनिंग होता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मार्कर पे ऑन राइट हैंड साइड पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली जिस साइड फोर्स अप्लाई होगा उस साइड ये जो मार्कर है वो मूव होने की ट्राई करेगी। मींस अभी ये जो मार्कर है वो स्टेडी पोजीशन में है, मैंने 5 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में खींचा, पुल किया इस मार्कर को, तो हुआ क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो मार्कर है वो स्टेडी स्टेट में से कुछ मोशन में आ गई। मींस इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इसकी वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? ये जो मार्कर है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। अगर किसी बॉडी पे, अब ध्यान से सुनना, अगर किसी बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन वी कैन से द बॉडी विल परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। ऑब्वियसली अगर इस पे मैं एक ही फोर्स लगाऊंगा, मैंने एक ही फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो वो कुछ एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। ओके, चलो, फर्स्ट, इफ ओनली वन फोर्स F act on a particle then it has accelerated motion। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। इट कैन बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स अगर वो बॉडी स्टेडी स्टेट में है तो स्टेडी स्टेट में रहेगी, और अगर वो नेट जीरो एक्सेलरेशन से, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, तो अपनी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो यहां देखो, हमें न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ लिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिया। उसमें हमने बोला था कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का मास m और उसका नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बिकॉज बॉडी का जो मास है वो तो कभी 0 नहीं होने वाला। तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब देखो, नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो ये मास तो कभी 0 नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे इफ, अगर हम कंडीशन लिखते हैं, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0, सो वी कैन से दैट मास नेवर बिकम 0, मास ऑफ पार्टिकल नेवर बिकम 0। तो क्या 0 होगा कि जिसकी वजह से फोर्स 0 होगा? ऑब्वियसली द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। एक्सेलरेशन 0 है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। Change in velocity is equal to 0, so we can say that velocity of given body is 0। अगर किसी बॉडी स्टेडी पोजीशन में है, मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मीन्स वो 0 वेलोसिटी से ही मोशन करेगा। ऐसा हम कह नहीं सकते, बिकॉज वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से मोशन नहीं कर सकता। तो क्या होगा, वो स्टेडी स्टेट में है तो ऑब्वियसली अपनी स्टेडी स्टेट मेंटेन रखने की ट्राई करेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखेगा। देखो सेकंड वन, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पार्टिकल देन फॉर इक्विलिब्रियम। बच्चों अब देखो, हमने अभी ओनली वन फोर्स एक्ट कर रहा है, तब की क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं, अगर किसी पार्टिकल पे या तो अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं
और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहती है तो कौन सी कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह सकती है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा, हाँ मेरा 5 न्यूटन फोर्स मेरा फेवरेट है तो मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके, आपका फेवरेट हो 10 न्यूटन फोर्स, आप मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो तो आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बेट जोक। देखो यहाँ पे मैं अगर इस मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा उसी डायरेक्शन में ये मार्कर मूव होगी। बट अगर मैंने ये 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया उसके अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैंने सेम मैग्नीट्यूड का मीन्स 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि इसकी सुने या इसकी सुने। मीन्स ये ना तो इस डायरेक्शन में जाएगी ना तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एक मस्त एग्जांपल, यहाँ पे कटरीना, यहाँ पे दीपिका, भाई किसकी सुने? ना यहाँ जा सकते हैं ना यहाँ जा सकते हैं, अपनी पोजीशन में रह सकते हैं। तो हुआ क्या, अगर मैंने इस मार्कर पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये मार्कर अपनी स्टेडी स्टेट मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये जो एक पार्टिकल है, फर्स्ट केस में देखो अगर ये एक पार्टिकल है, मैं उसको उस पार्टिकल को F1 फोर्स से पुल करूंगा, खींचूंगा। सेम एज सेकंड साइड भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचूंगा, बट बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बिकम 0। सो ये जो पोजीशन है, ये जो पार्टिकल है वो अपनी स्टेडी स्टेट मेंटेन रखने की ट्राई करेगा। और वी कैन से ऐसा भी हो सकता है ना, इस मार्कर पे मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे अप्लाई करूं और सेम एज इस कॉर्नर पे मैं, इस एंड पे मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये अब इस केस में भी कंफ्यूज हो जाएगी, भाई इसकी सुने या इसकी सुने? किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है। ओके, अपनी मन की सुननी है। तो होगा क्या, तो ये मार्कर है वो अपना जो स्टेडी स्टेट है वो मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। यहां से आप देख सकते हो। चलो थर्ड केस, इफ मोर देन 2 फोर्सेस, मीन्स अगर 3 फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं तो वो पार्टिकल किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, और वो पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो फोर्स कैसे लगेंगे कि जैसे वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। तो देखो यहाँ पे अगर किसी बॉडी पे अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सभी फोर्सेस के, दैट इज 3 फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 होगा। सो वी कैन राइट सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, मीन्स बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? 0 होगा। So force is a vector quantity, so we can write vector sum of all the 3 forces acting on a particle is equal to 0। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं F1 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो F2 और F3 अनदर साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे और माइनस को यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 प्लस F3। बॉडी पे F1 फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा कि वो F2 और F3 के सम जितना हो, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ F2 एंड F3 शुड बी इक्वल टू फोर्स बाय दैट इज फर्स्ट फोर्स F1 बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम F2 फोर्स ऐसे लगाए, सेकंड फोर्स ऐसे लगाए कि वो फर्स्ट फोर्स और थर्ड फोर्स का जो सम है उतने मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है। और थर्ड केस देखें, अगर थर्ड पॉसिबिलिटी देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम थर्ड फोर्स ऐसे अप्लाई करें कि वो फर्स्ट और सेकंड फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है
उतने मैग्नीट्यूड का, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो थर्ड केस में भी, इन सभी केसेस में, इन ऑल द थ्री केसेस में ये जो पार्टिकल है उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 होगा। तो बॉडी अपनी स्टेडी पोजीशन मेंटेन रखने की ट्राई करेगी, दैट इज अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि स्टेडी पोजीशन ही होगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखने की ट्राई करेगी। इन शॉर्ट, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि बॉडी स्टेडी है तो स्टेडी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखेगी। अब बच्चों देखो, किसी पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन करंट फोर्स ना, देखो यहाँ पे सिंगल पॉइंट से निकल रहे हैं, सिंगल वो पॉइंट है वहां से निकल रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। थर्ड फोर्स कैसे, कितने मैग्नीट्यूड का और किस डायरेक्शन में लगेगा कि वो पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन करें तो वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, वेक्टर एडिशन। ओके, तो हम 2 मेथड से वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल मेथड। बच्चों हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, उसमें हमने ट्रायंगल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स हमने देखा था कि अगर हमें किसी अगर हमें किसी 2 वेक्टर को ऐड करके नया वेक्टर लाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड कैसे ला सकते हैं। मीन्स हम ट्रायंगल मेथड को यूज करके 2 वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं वो हमने देखा था। और हमने एक दूसरी मेथड देखी थी, उसका नाम था पैरेललोग्राम मेथड। सो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड वी कैन ऐड 2 फोर्सेस एज ट्रायंगल मेथड। हम ट्रायंगल मेथड से भी 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड वी कैन आल्सो ऐड 2 वेक्टर्स, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रायंगल मेथड, उसका हमने क्या नाम दिया था, हेड टू टेल मेथड। फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है उस पे हम सेकंड वेक्टर का टेल रखेंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर। बट इस सिचुएशन में तो दोनों के टेल टू टेल जॉइंट हुए हैं, टाल टू टाल मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को ऐसे ही रख के सेकंड वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करेंगे जैसे उसका जो मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। तो for vector parallel shifting is valid। सो हम इसको यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे रखेंगे जैसे वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ जाए। देखो यहाँ पे हमने किया है, ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड को शिफ्ट किया यहाँ पे। नाउ फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या करेंगे, फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर हम फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो हमने ये जो वेक्टर ड्रॉ किया वो होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। देखो, और हम अगर पैरेललोग्राम मेथड की बात करें तो पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करते हैं, टेल टू टेल मेथड, उसका नाम क्या है, टेल टू, टाल से टाल मिलाओ, टेल टू टेल मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो 2 वेक्टर का एडिशन करना है, जो 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है, उन दोनों वेक्टर को ऐसे रखेंगे जैसे दोनों के टेल टू टेल जॉइन हो। देखो यहाँ पे इस केस में तो ऑलरेडी जॉइंट हुए ही है, तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ पे लाके रख देना है। हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो F1 दिख रहा है ना, उसके जैसा ही उसकी कार्बन कॉपी हम यहाँ से शिफ्ट करके सेकंड वेक्टर के हेड पे रखेंगे। फिर से एक बार, F1 और F2 को हम ऐसे रखेंगे कि दोनों के टेल जॉइंट हो। ओके, अब हम फर्स्ट वेक्टर के जैसा ही वेक्टर इमेजिनरी वेक्टर हम ऐसे शिफ्ट करेंगे
कि वो सेकंड वेक्टर के हेड पे आ जाए। अब हम सेकंड वेक्टर का इमेजिनरी वेक्टर ऐसे शिफ्ट करेंगे कि वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आ जाए। और बच्चों हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए दोनों के टेल टू टेल से दोनों के हेड टू हेड को ज्वाइन करता हुआ एक नया वेक्टर ड्रॉ करें एंड दैट विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो ये जो F1 फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन एक है, F2 फोर्स है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन एक है। मीन्स लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। सो आप देख सकते हो ये जो F1 है इस पॉइंट से पास हुआ, यहाँ से आया कुछ ऐसे और इस पॉइंट से पास हुआ। देखो यहाँ पे इस O पॉइंट से पास हुआ। सेकंड F2 भी ऐसे आया और इस O पॉइंट से पास किया। F3 भी आया और यहाँ से O पॉइंट से पास किया। मीन्स दिस ऑल थ्री फोर्सेस आर concurrent forces because the line of action of all the forces passing through a common point। और थर्ड वेक्टर थर्ड फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लगा कि उसने F1 और F2 को बैलेंस कर लिया। मीन्स जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने की ट्राई करेगा। ओके, ये हो गया हमारा कॉनकरेंट फोर्सेस का कंसेप्ट। बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे ना, जब मोशन इन अ प्लेन, आपने ऑलरेडी मे बी स्टडी किया होगा मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में आपको एक कंसेप्ट आ जाता है लेकिन हम वेक्टर की जगह पे नया नाम डालते हैं, वो क्या है? फोर्स। तो कॉनकरेंट वेक्टर की जगह पे हमने ये क्या लिया? कॉनकरेंट फोर्स लिया। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक do whatever you want but don't trouble your mom. Thank you.